हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। तो प्यारे जवानों, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और वेक्टर्स के अंदर हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ज्योमेट्रिकल मतलब कि ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों मेथड ही हम लोग पढ़ चुके हैं। प्यारे जवानों, आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चंस कराने शुरू करूंगा। तो जानो, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स को ट्राई करना है, पूरे मन से ट्राई करना है। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले भी आपको वीडियो में जो पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल कराई थी उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें कराई भी थी मैंने, लेकिन आज हम थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे जवानों, हो जाओ तैयार, पेन कॉपी उठा लो। पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लिखेंगे और फिर उसको आप ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद वीडियो को फिर से आगे प्ले करेंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों, आपको तसल्ली से सॉल्व करनी है हर एक चीज। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से लिखना शुरू करो भाई। देखो, ए बॉडी इज, लिख लो, ए बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। पूरा लिखना मेरे भाई, पूरा लिखना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हमें दो वेलोसिटी गिवन है। पहली वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ एंड 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। मतलब जो सेकेंड वेलोसिटी गिवन है वो है 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। दोनों वेलोसिटी साइमल्टेनियसली गिवन है बॉडी के ऊपर। हमें नेट वेलोसिटी निकालनी है। फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मेरे प्यारे जवानों, इस बात पे बहस करना नहीं है कि दो वेलोसिटी एक साथ कैसे दे दी जी। तो भाई साहब, अपने को इससे मतलब नहीं है। अपने कह दिया कि दो वेलोसिटी दे दी है, बहुत बढ़िया है जी। तो ऑब्जेक्ट की टोटल वेलोसिटी कितनी है? अब उसने कहा नेट वेलोसिटी, इसका मतलब भाई साहब दोनों बातें बतानी है। आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और आपको डायरेक्शन भी बतानी है। तो जवानों, हो जाओ तैयार, ठीक है? तो आपने कर लिया है, तो मैं आगे अब शुरू कराता हूं इसका सॉल्यूशन। तो पहले जवानों, पहले जो सिचुएशन दी है हम इसको प्लॉट करते हैं। पहले आप सबको मालूम होना चाहिए कि जब हम इस बोर्ड या प्लेन ऑफ द पेपर की जब बात करें तो उसमें जब हम डायरेक्शंस को दिखाते हैं तो इस डायरेक्शन में हम दिखाते हैं नॉर्थ, नीचे वाली डायरेक्शन को हम कहते हैं साहब साउथ, और इसको क्या कहते हैं ईस्ट, और साहब इसको क्या कहते हैं वेस्ट, और ये हमारा ओरिजिन है। अब उसने क्या कहा, हमें एक वेलोसिटी दी है उसने नॉर्थ की तरफ, तो माना कि ये वेलोसिटी हो गई है नॉर्थ की तरफ, वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? दूसरी जो वेलोसिटी है वो ईस्ट की तरफ है। ईस्ट तो ये रहा साहब 40 मीटर पर सेकेंड। प्यारे जवानों, याद करो, इसकी टोटल वैल्यू निकाले। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के नियम के अकॉर्डिंग जुड़ेगी। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ना चाहेंगे तो मैंने आपको बताया था भाई साहब, जो दो वेक्टर हैं दोनों को हम पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ जिसमें आपका मन करे उससे हम जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ रहे हैं। तो पहले जवानों, ये V1 था, हमारे पास V1 वेक्टर था, ये V2 वेक्टर था। क्लियर है? ये मैंने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन इधर है ही। क्लियर है ना? तो भाई साहब, आप सबको मालूम है कि इससे निकलने वाला जो डायगोनल होगा यही इसका रिजल्टेंट होना है। तो जो रिजल्टेंट है उसका आंसर मान लो v वेलोसिटी मान लेते हैं रिजल्टेंट। तो भाई साहब, रिजल्टेंट की जो वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है? अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 इनटू cos ऑफ थीटा। जवानों, यहां पर एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो थीटा एंगल है ये v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच में होता है। तो साहब, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। आपको पता ही होगा डायरेक्शंस की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये दोनों तो भाई साहब 90 डिग्री पर ही होती हैं लाइंस। इसका मतलब साहब ये cos 90 आएगा। और जवानों, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। इसका मतलब साहब थीटा एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये पूरी टर्म क्या होनी है साहब? जीरो हो जानी है।
तो कहने का मतलब हमारे पास क्या आया, हमारे पास बच गया है अंडर रूट v1 का स्क्वायर। मतलब ये रहा हमारे पास, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 30 का जब स्क्वायर करेंगे प्लस यहां पर 40 का जब स्क्वायर करेंगे, प्यारे जवानों याद करो, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 16 और 9 जुड़ के 25 होते हैं, और उसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 5 आंसर आता है। लेकिन इसके साथ 0 0 भी लगा हुआ है, तो कुल मिलाकर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे जवानों आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी आई है ये तो आ गया है साहब इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है आपने ऑब्जेक्ट को 2 वेलोसिटीज दी थी, एक नॉर्थ में दी थी और साहब दूसरी ईस्ट डायरेक्शन में दी थी, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो ना तो नॉर्थ में आना है ना ईस्ट में आना है, ना तो उसकी वैल्यू 30 होनी है ना तो उसकी वैल्यू 40 होनी है। ऑब्जेक्ट हमें जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए दिखेगा उसकी वैल्यू होगी 50। क्या जवानों ऐसे कह सकते 30 40 50 ऐसे कोई सीक्वेंस कोई बनानी, हमने सोल्व किया, दैट इज ए कॉन्सिडेंस को 50 आ गया। हो सकता है कुछ अलग वैल्यूज होती, कुछ नई वैल्यू आती। प्यारे जवानों ये तो थी मैग्नीट्यूड की बात, लेकिन अब बात आती है कि साहब डायरेक्शन कौन सी होगी। तो मैंने आपको सिखा रखा है जवानों, याद करो, लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा। तो साहब आप इस ट्रायंगल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो मैं आपको एक चीज बताऊं जो बहुत ही प्यारी सी चीज है, जब एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो आप सीधा लिख सकते हैं फॉर डायरेक्शन, मैं पूरी बात लिख रहा हूं, फॉर डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं tan अल्फा, और साहब टेंजेंट अल्फा को क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि साहब ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होना है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आसानी से हम लोग लिख सकते हैं देश डिवाइडेड बाय देश, और ये बराबर है। मैं फिर कह रहा हूं ये और ये बराबर है, पैरेललोग्राम है भाई साहब, तो ये और ये बराबर है, तो ये वैल्यू है 30 और ये वैल्यू है 40। इसका मतलब है साहब 30 डिवाइडेड बाय 40, कुल मिला के आंसर आएगा 3/4। मतलब अल्फा की जो वैल्यू आनी है इट इज टेंजेंट इनवर्स 3/4। प्यारे जवानों अब आप में से कईयों के मन में सवाल आएगा, साहब 3/4 ये कितने डिग्री का एंगल है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटे, सारी वैल्यूज हमें याद होना जरूरी नहीं है। कोई भी वैल्यू होगी, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब बताओ 27 का पहाड़ा बताओ, मतलब 27 की टेबल बताओ, तो अब भाई किसी स्टूडेंट को जिसने 27 की टेबल याद कर रखी उसको तो डेफिनेटली आती होगी, वो बाकियों को नहीं आती होगी। नहीं आती हो तो कोई बात नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट तो करती है 27 की टेबल। सेम ऐसे ही ये कोई ना कोई एंगल एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, हमें इसकी वैल्यू याद नहीं, कोई बात नहीं है। क्लियर होगी ये बात? लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। यहां पर अब आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जी आपने तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक अल्टरनेट मेथड, एक रिलेशन दिया था हमें कि टेंजेंट अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। प्यारे जवानों इसमें थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री पुट कर दो और साइन 90 क्या होता है 1, इसका मतलब बन जाएगा बी डिवाइडेड बाई क्या बन गया ए, क्योंकि साहब cos 90 तो बन गया है 0, तो आंसर तो वही आएगा। इसमें b की वैल्यू पुट करोगे तो 30 ही है। मैंने आपको बताया था कि जब a के साथ एंगल देख रहे हो तो यहां b आता है, ये अब वो रिश्ता लगाओ, चाहिए बात एक ही है। तो जवानों आपका जो मन करे वो रिश्ता आप लगा सकते हैं, लेकिन एक जवानों आपको छोटी सी बात मैं और बताता हूं, यहां पर क्या है कि ये बात आप जरूर लिखना कि अल्फा क्या है। लास्ट में आप लिखेंगे v वेक्टर इज मेकिंग अल्फा एंगल विद द v2 वेक्टर। ध्यान रखना नीचे वाला जो वेक्टर था उसका नाम v2 लिया है, मतलब 40 मीटर पर सेकंड के साथ जो था वो। अच्छा इसको आप नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं क्या? ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, क्या ये नॉर्थ ईस्ट है क्या? भाई साहब यदि ये नॉर्थ ईस्ट है तो भाई साहब एंगल होना चाहिए 45 डिग्री का, बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन ये 45 डिग्री ना ही है। 45 डिग्री पर ये और ये बराबर होते हैं। टेन थीटा के केस में टेंजेंट 45 डिग्री होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब मेरे प्यारे जवानों ये इसको आप यदि ऐसे बोल देंगे कि डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर इज अलोंग नॉर्थ ईस्ट, वो गलत कहलाएगा।
दोबारा बोलता हूं मैं, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली 45 डिग्री पर कोई चीज है, इधर भी एग्जैक्टली 45 डिग्री, 45, ये भी 45, ये भी 45, तो इन डायरेक्शंस का हमने नाम दे रखा है। जैसे ये डायरेक्शन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये वेस्ट है तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। पता ही होगा आपको, नहीं पता तो देख लो भाई, घबराना नहीं है। तो ये है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये क्या होगा नॉर्थ, ये क्या होगा ईस्ट, ये क्या होगा भाई साहब साउथ, ये क्या है वेस्ट, तो साउथ वेस्ट, ऐसे ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्शंस फिक्स है, ये 45 डिग्री के एंगल पर ही है। अब हमें नहीं मालूम कि कितना एंगल है कितना नहीं है, 45 होता तो जरूर हम नॉर्थ ईस्ट बोल देते, लेकिन अब ऐसा नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा जी अब क्या बोलें, तो अब आप बोल दो कि v वेक्टर इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द v2 वेक्टर या विद द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वेक्टर। इसको विद द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इसको बोलने का एक और तरीका भी है, वो मैं सिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इस अल्फा की वैल्यू और बता देता हूं आपको एग्जैक्टली कितनी आने वाली है इस केस में। प्यारे जवानों, जिस तरीके से मैंने आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज निकालनी सिखाई थी, उसी तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिसके लिए वैल्यूज जो है वो हमें याद होनी चाहिए। क्या है वो ट्रायंगल? यदि इस ट्रायंगल में एक साइड ये 3 ले ले, ये 4 ले ले, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण ये साइड अपने आप ही 5 आएगी। उस हालात में मेरे प्यारे जवानों, ये आप एक प्रकार से इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से आप याद रख सकते हैं, इसके रिजल्ट को आप याद रख लें। क्लियर है? आप ये वैल्यू सोल्व करने के बाद ही आई ये चीजें, लेकिन हम याद रख, जैसे टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है हमने याद रखा है ना, ऐसे इस ट्रायंगल की वैल्यूज को याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, ध्यान से समझना। जब ये 3 है तो एक एंगल इधर होगा कुछ ना कुछ, ये 4 है तो इधर एक एंगल और होगा। भाई ट्रायंगल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी आप और भी जानते हैं कि जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। जो साइड सबसे बड़ी है इस केस में, तो एंगल सबसे बड़ा है 90। ये साइड है 4, तो भाई साहब इसके सामने जो एंगल होगा, और ये साइड है 3, इसके सामने जो एंगल होगा, मान लो इस एंगल का नाम मैं अल्फा लिख रहा हूं, इसका नाम मैं लिख रहा हूं बीटा। तो बताओ अल्फा बड़ा होगा कि बीटा? बीटा बड़ा होगा भाई साहब, क्योंकि इसके सामने वाली साइड बड़ी है। अल्फा छोटा होगा साहब, क्योंकि इसके सामने वाली साइड छोटी है 3, ठीक है, सामने वाली। ये दोनों तो इसको बनाने वाली है, और ये है सामने वाली। तो भाई साहब जब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं? अल्फा इन दिस सिचुएशन इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं भाई, एंड बीटा इज अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। मेरे प्यारे जवानों, ये वैल्यूज भी आप याद रख लें, बेहतर होगा। क्लियर है? अब देखो इस केस में देखोगे टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आई है 3/4, 3/4, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर के सामने होता है साहब एंगल जो यहां लिखा होता है, ठीक है ना। यदि इसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे, दिस इज द एंगल अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है साहब? 3/4 को सोल्व करा टेंजेंट अल्फा, तो वहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी साहब? 37 डिग्री। इसका मतलब मेरे प्यारे जवानों, अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इस केस में 37 डिग्री आई है। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान रखना है, स्टार लगा के ये बात लिखनी है, स्टार लगा के। प्यारे जवानों बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, क्योंकि ये लिखने के तरीके हैं, यदि ये हमें नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और जवानों एक चीज याद रखना कि मैंने पहले ये लिखाया, फिर मैंने इस तरीके से लिखवाया, तो आप सीक्वेंस में नोट करें, इधर ऐसे नोट करें फिर ऐसे नोट करें, क्योंकि मेरे पास इसके नीचे जगह नहीं थी जाने की, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में चीजों को नोट करें, पहले मैंने ये लिखवाया, तो फिर ये लिखवाया, फिर मैंने ये लिखवाया, फिर मैंने ये लिखवाया, तो इसी सीक्वेंस में आप चीजों को नोट करें। क्लियर है? अब मैं डायरेक्शन लिखना सिखा रहा हूं, एक बार मैं इसकी हालात को थोड़ा सा यहां पर प्लॉट करता हूं। ये साहब नॉर्थ है, ये साहब ईस्ट है, और जो हमारा v1 वेक्टर आया है प्यारे जवानों, वो कितना आया है? इस लाइन के साथ लगभग 37 डिग्री, 37 डिग्री पर आया है। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम ऐसे बोल सकते हैं v1 वेक्टर क्या है? 37 डिग्री ड्यू नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। क्लियर है? या फिर आप ये बोल सकते हो ये वाला एंगल जब ये 37 आती है 53 डिग्री होगा, तो आप ये भी कह सकते हो कि 53 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 53 डिग्री। क्लियर है? आप यहां पे क्या बोल रहे हो? आप यहां पे बोल रहे हो कि भाई 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से लेके नॉर्थ की तरफ है।
क्लियर है? या फिर उल्टा भी बोल सकते हो। तो ये एक लिखने का तरीका है। 37 डिग्री ड्यू नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। क्लियर है ना? तो ये लिखने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक सलीका है, आपको आना चाहिए। ये चीज आप नोट कर लें। प्यारे जवानों, आई होप आपको समझ में आई होगी सारी बातें। हाँ, मैं अगला क्वेश्चन आपको अभी कराता हूं, एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखने वाले हैं, जल्दी से नोट करिए। क्या है क्वेश्चन? टू फोर्सेज ऑफ 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ये साहब F1 है, फोर्स है कोई, ये साहब दूसरा फोर्स है F2, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन लेट अस से दीस टू फोर्सेज इज 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। जल्दी कर लो यार। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन दोनों निकालने भाई, दोनों। दोनों का ही तो पता होना चाहिए। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिचुएशन को प्लॉट करना, वो तो सबको आनी चाहिए भाई साहब। देखो मेरा फोकस उसी बात पे, वो अच्छे समझ में आ गई ना, फिर आप चाहे दुनिया का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, वो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो पहले जाओ ना, उसको जरूर समझें आप। तो शुरू करते हैं भाई साहब। F1 हमारे पास ये रहा, मान लो F1 इधर है, वैल्यू है साहब 4 न्यूटन। F2 जो है लेटस से वो इस डायरेक्शन में है साहब, वैल्यू दे रखी है साहब 5 न्यूटन। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो इन दोनों से बनने वाले नेट फोर्स की जो वैल्यू आनी है वो तो कंफर्म है। वैल्यू तो निकालने का तरीका आप सबको मालूम है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम। पहले जानो F1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 4 रखेंगे भाई साहब F1 की जगह पे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस इसमें 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसमें रखेंगे तो भाई साहब 2 गुना में 4 गुना में 5 गुना में कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना हो जाए साहब 1/2। तो ये है 1/2 और ये है 2। निपट गए? अरे निपट ही गए। ये कितना बन गया भाई साहब, अंडर रूट ऑफ, देखो 16, चलो पूरा लिख देता हूं एक बार, 25 प्लस 4 5 20। तो ये वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा हम यहां पे लिख देंगे। प्यारे जानो, आगे समझ में। अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सिचुएशन बना लें, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरे प्यारे जानो, इसके पैरेलल यहां लाइन खींचनी है, इसके पैरेलल यहां पे लाइन खींचनी है। कुल मिलाकर ये जो डायगोनल आता है, थोड़ा सा इस लाइन को मैं सीधा कर देता हूं, तो भाई साहब ये जो डायगोनल आएगा ये रिजल्टेंट होगा, और इस रिजल्टेंट फोर्स का नाम हमने F वेक्टर मान लिया, मान लो। तो ये वाला जो एंगल है इसका नाम अल्फा लिख लेते हैं। तो प्यारे जवानों, टेंजेंट अल्फा कितना आने वाला है? टेंजेंट अल्फा आने वाला है b sin थीटा। तो भाई साहब ये नीचे वाला तो a होता है, और इसको हम क्या लेते थे b। तो b की वैल्यू कितनी है 5, 5 गुना में साइन थीटा मतलब 60 डिग्री, डिवाइडेड बाई a मतलब 4 प्लस b मतलब 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। जाओ ना इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा साहब, 5 और साइन 60 कितना होता है साहब, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ये क्या है साहब 4 प्लस 5, और ये होता है 1/2। अब देखो कई बार कुछ स्टूडेंट्स बड़ा क्रांतिकारी काम कर देते हैं यार, वो इस 2 को इस 2 के साथ उड़ाई देते हैं। भाई ऐसे नहीं करना है। ये जो नीचे 2 नहीं है, इसके साथ प्लस है, ये दूसरी टर्म है, तो आप इसको सोल्व कर लो पहले, बेटर है। तो इसको आप ऐसे लिख रखो तब तक 5√3 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके, 4 दूनी 8 आएगा, प्लस में 5 है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब काट सकते हो आप। तो ऐसा क्रांतिकारी काम ना करें जो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो यार। ये आ जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 13, और ये आ चुका है टेंजेंट अल्फा। अब क्या करें साहब, अब तो बड़ी प्रॉब्लम है। अरे अल्फा कैसे निकालें? क्या ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है? ना, नहीं है। तो क्या करें? कुछ नहीं करना, यही आंसर है। बस ऐसे लिख दो, अल्फा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5√3 डिवाइडेड बाई, ये 5 है भाई साहब, 5√3 डिवाइडेड बाई 13। खत्म। और एक लाइन और लिख देना, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द नेट फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ F1 वेक्टर। F1 वेक्टर के साथ कौन बना रहा है एंगल अल्फा? F वेक्टर।
बात समझ में आ गई? यस और नो, आइए कि नहीं आइए? सच्ची बता दो, आ गई? बहुत बढ़िया भाई, एक बार मिटाता हूं और फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। हाँ तो जवानों, अगला क्वेश्चन आप जल्दी से नोट करिए। टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लिख तो रहे हो ना? टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। वाह, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो निकालना है। मतलब हमें ये दिया है साहब, दो वेक्टर हैं, दोनों ही इक्वल हैं। टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू देम। वाह भाई वाह। मान लो एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था बी, दोनों ही बराबर हैं x के, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी x ही है। इन दोनों ए और बी के बीच का जो एंगल है लेटेस्ट से वो एंगल थीटा है, तो हमें इस वैल्यू थीटा को कैलकुलेट करना है। जल्दी से ट्राई कर लो। तो शुरू करें। तो प्यारे जानो, हमें तो मालूम है कि भाई साहब आर स्क्वायर या आर की वैल्यू, चलो आर स्क्वायर लिख देता हूं मैं। आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। प्यारे जवानों, पुटिंग द वैल्यूज, आर में वैल्यू पुट करेंगे, इसका मतलब x का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2। a भी x है और b भी x है, तो ये भी x का स्क्वायर हो जाएगा, और साहब cos ऑफ थीटा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? x स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सभी टर्म्स में x स्क्वायर है, तो कॉमन लेके काट दो। जैसे आप इसको काटोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा साहब? 1, जीरो मत कर देना यार जीरो मत कर देना। यहां पे क्या बन जाएगा साहब? 1, ये क्या बन जाएगा साहब? 1, ये क्या बन जाएगा साहब? 2 cos थीटा। अब इंटरेस्टिंग चीज है, इस 1 को आप इधर ले जाओगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा। अब इस 1 को आप इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 2 cos थीटा। और साहब ये जो 2 है इसको आप इसके नीचे ले आओ, -1/2 इक्वल टू cos ऑफ थीटा। और प्यारे जानो, यहां से हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। याद करो cos थीटा की वैल्यू कब -1/2 होती थी? याद करो, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री पर। क्लियर है? अब भाई साहब कोई तकलीफ तो नहीं है? बताई दो मुझे, तकलीफ है तो बताई दो, नहीं है ना? बहुत बढ़िया है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा थीटा की वैल्यू के आगे 120 डिग्री। मैं इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ, कई बार ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी नहीं आती है, तो मैं एक बार छोटी सी बात वो भी बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आए तो मैं कैसे सोल्व करना है। ठीक है, मान लो मैं इस थीटा को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लेट अस से दिस cos थीटा। अब देखो ये नेगेटिव आया, इसका मतलब कंफर्म है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं है, लेट अस से सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, किसी में भी होगा, हमें मालूम नहीं। तो हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा। याद करो, लेकिन सिर्फ यदि ये लिखेंगे तो गड़बड़ होगी, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसके साथ माइनस का cos 180 माइनस थीटा। कैसे लिखा मैंने, मैं फिर बता रहा हूं। cos 180 माइनस थीटा, भाई ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में समझा चुका हूं। 180 पे वैसे का वैसा रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, लेकिन ये क्वाड्रेंट सेकंड हो गया साहब, तो सेकंड में नेगेटिव होता है, इसलिए इसके आगे एक नेगेटिव लगा दिया हमने। ठीक है ना? मतलब ये चीज इसी के बराबर है। अब ये माइनस तो इसके साथ खत्म हो जाएगा, माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो साहब इस चीज को -1/2 इक्वल टू माइनस cos 180 माइनस थीटा लिख देंगे, माइनस से माइनस निपट गया, इसका मतलब 1/2 इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा। अब हमें मालूम है 60 डिग्री पे होता है, तो cos 60 इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा। cos से cos निपट गया, 60 बराबर 180 माइनस थीटा। सॉल्व कर लोगे, 60 को इधर ले जाओगे, थीटा को इधर लाओगे, यही तो आएगा, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर है? तो जवानों ये ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं। यदि आपको वाकई में प्रॉब्लम है तो उन वीडियोस को आप नोट्स में नोट कर लीजिए और नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, और दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, मैं हूं ना, घबराना नहीं है। ठीक है, तो पहले जवानों इसको मिटाता हूं। तो जवानों अगला क्वेश्चन लिखाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio of 3:5। मतलब साहब दो फोर्स हैं जिनका जो रेशियो है वो 3:5 है। मान लो एक का नाम F1 है, दूसरे का नाम F2 है। ठीक है,
गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। दोनों मिलके जो रिजल्टेंट दे रहे हैं, इन दोनों से आने वाला जो रिजल्टेंट है लेटस से वो है F और उसकी वैल्यू है 35 न्यूटन। ये जो F है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। बहुत बढ़िया साहब। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब F1 और F2 के बीच में साहब जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू दे रखी अपने को 60 डिग्री। तो उस हालात में अपने को बताना है F1 कितना है और F2 कितना है। भाई साहब ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? कर लिया होगा, शुरू करें। तो भाई देखो एक बात तो ये कि ये रेशियो दे रखा है, ये वैल्यू नहीं दे रखी है। कभी आप सीधा लिख दो जी ये 3 न्यूटन है 5 न्यूटन है। और वैसे भी मैंने एक चीज तो बता रखी है कि एक 3 है दूसरा 5 है तो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो इन दोनों का सम आ सकती है जो कि 8 है। लेकिन यहां आंसर कितना आ रहा है 35। तो 3 और 5 तो नहीं हो सकते। तो भाई साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे जवानों कैसे सोल्व करें, बेहद आसान सा तरीका है। हमें मालूम है, हमें तो मालूम है f का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 एंड cos ऑफ थीटा। अब जवानों आपको F1 और F2 की वैल्यूज चाहिए, लेकिन यहां दे रखे हैं रेशियो। तो आप वैल्यू कैसे मान सकते हो? मान लो इसकी वैल्यू एक्चुअल में 3 इंटू के रही थी और इसकी वैल्यू क्या रही थी 5 इंटू के। तो भाई साहब F1 की वैल्यू 3 के ले लो और इसकी वैल्यू क्या होगी 5 के। देखो बेटर है ये चीज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि यहां पर स्टूडेंट्स के को इग्नोर कर देते हैं, भाई उससे लफड़ा हो जाएगा। इस केस में तो ज्यादा ही लफड़ा होना है। बाकी कई सारे क्वेश्चंस में हम के को इग्नोर कर देते हैं, जैसे ये भी रेशियो में होता, कुछ इस तरह की दूसरी बात होती तो शायद वहां पे बात बन जाती। लेकिन भाई साहब वो टेक्निकली गलत चीज है। तो एक चीज सीखे, जब हमें रेशियो दे रखा है तो वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। कोई भी कांस्टेंट होगा, के है, एक्स है, वाई है, जो आपका दिल करे वो लिख लें। क्लियर है? तो इसका मतलब साहब यहां पर क्या हो जाएगा, अब वैल्यूज पुट करना शुरू करें। ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा, इट इज अ 35 स्क्वायर इक्वल टू F1 कितना है साहब 3, तो 9 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 के इंटू 5 के इंटू cos 60। cos 60 1/2 होता है और ये है 2, आपको तो मालूम ही है। ये कितना हो जाएगा 34 के स्क्वायर प्लस, अब देखना भाई 3 और 5 15, के और के स्क्वायर, कुल मिलाकर ये कितना हो चुका है भाई साहब 9 और 4 9 के स्क्वायर और इधर कितना है 35 इंटू 35। तो जवानों यहां से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइडेड बाई 49। 7 से काट दो तो ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा। कुल मिला के के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 गुना में 5, मतलब के की वैल्यू आ चुकी है 5। जब के की वैल्यू 5 आ चुकी है, वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, अपने सामने आंसर है। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 5 दैट इज द 15 न्यूटन, और साहब F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 5 दैट इज द 25 न्यूटन। इट इज द राइट आंसर। आई होप सही कर लिया होगा आपने। भाई जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने सही किए हैं। जरूरी है ये चीज, है ना, कंपलसरी है। रिप्लाई करोगे तभी तो मुझे भी पता चलेगा। क्लियर है जवानों? तो अगला क्वेश्चन देता हूं, इसको साफ कर लेता हूं। तो प्यारे जवानों अगला क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल हैज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। भाई अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, बहुत आसान है, बेहद आसान है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। लिख लो, ए पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जो है वो 12 मीटर है, 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 5 मीटर है साहब, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, मतलब जो 6 मीटर है 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है साहब। ये चीज इंटरेस्टिंग है, वर्टिकली अपवर्ड, 3D का क्वेश्चन है, वर्टिकली अपवर्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड निकालना है साहब, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। पहले जानो, हो जाओ तैयार जल्दी से। हाँ
कर लो, कराऊं मैं आपको। हाँ तो जवानों अब शुरू करते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा भाई साहब। अभी देखो 12 मीटर ईस्ट में। अब प्यारे जवानों ध्यान से एक बात छोटी सी समझना। लेट अस से मैं आपको सबको मालूम ही होगा, जिधर सूर्य उदय होता है उधर यदि हम अपनी मुंडी करते हैं तो वो ईस्ट है। क्लियर है? तो भाई साहब इधर मान लेता हूं मैं कि सूर्य देवता उदय होते हैं, तो भाई साहब ये हमारा ईस्ट हो गया, तो वेस्ट हमारा पीछे हो गया। हाँ, और इस डायरेक्शन में कौन हो गया? जिधर नॉर्थ है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा उल्टा हाथ है उधर क्या हो गया? नॉर्थ, और जिधर हमारा सीधा हाथ है उधर कौन हो गया? साउथ। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले वो 12 मीटर ईस्ट में गया, तो मतलब साहब वो यहां से चला, लेट अस से जहां पर मैंने पकड़ रखा है यहां से चला, वो इस डायरेक्शन में चला गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं? फिर वो 5 मीटर नॉर्थ में गया। अब वो यहां जाएगा तो नॉर्थ किधर होगा? मैंने बताया अभी मेरी मुंडी इधर है, इधर ईस्ट है, तो लेफ्ट हैंड में कौन होगा? नॉर्थ। इसका मतलब साहब वो इस डायरेक्शन में मुड़ गया। इस डायरेक्शन में कौन है? उसका नॉर्थ है। ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ गया है। ध्यान से समझ लेना। अब बात आती है बड़ी इंटरेस्टिंग सी मेरे भाई। पहले वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, ये एंगल 90 डिग्री का है बिल्कुल। लेकिन अब जो बात उसने कही है ये सबसे प्यारी बात है कि वो 6 मीटर अपवर्ड गया। इसका मतलब अब वो यहां से ऊपर गया है। तो भाई साहब अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है। देखो आपके सामने, पहले वो ऐसे गया है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? फिर वो ऐसे गया है, फिर वो ऐसे गया है ऊपर की तरफ। अब जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आने वाली है वो कौन से आने वाली है मालूम है आपको? ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो यहां से लेकर के यहां तक हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे, उसकी लेंथ हमें निकालनी है। प्यारे जवानों ये वैल्यू हमें गिवन है 12, ये वैल्यू हमें गिवन है 5, ये वैल्यू हमें गिवन है 6, और ये वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको भी दिखाऊं मैं? देख लेते हैं। अरे जवानों इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक आपको दिखाई दे रहा है। ये जो जहां पे टच कर रही है, देखो हाथ नहीं पहुंच पा रहा मेरा वहां पे, कोशिश करता हूं मैं, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पहुंच गए प्यारे जवानों। तो प्यारे जवानों यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये देखो जो नीचे वाली ट्रायंगल जहां मैं हाथ फेर रहा हूं, देखना एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। ये एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट था, ये नॉर्थ है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो कहने का मतलब है एक ट्रायंगल मेरे पास बन रही है। दिस इज द ट्रायंगल जिसके अंदर जहां मेरा हाथ है ये तीसरी साइड है और ये अननोन है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? ये कितना है भाई साहब बताओ? 12। ये कितना है भाई साहब? 5। तो नीचे वाली जो ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल हमारी ऐसे बनी है साहब, ये ईस्ट में यहां से चला, ईस्ट में गया, फिर वो चला गया साहब नॉर्थ में। तो ये जो ट्रायंगल की जो साइड है जहां मैंने हाथ लगा रखा है उसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये मेरे पास 12 है, ये मेरे पास 5 है, तो इस वैल्यू की ये वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे प्यारे जवानों 13 आएगी। अब ये 13 है और ये है भाई साहब 6। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखना ये नीचे का प्लेन है और ये वर्टिकल में गया है। तो वर्टिकल इस प्लेन के जो हॉरिजेंटल में जो प्लेन है उसके 90 डिग्री पे ही तो होता है वर्टिकल। तो मेरे प्यारे जवानों ये जो प्लेन था इसके 90 डिग्री पर ये जो लाइन है, इसका मतलब भाई ये भी एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अपने को इस साइड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। बस क्लियर है? अब तो कर ही लेंगे। इसमें नीचे वाली जो साइड थी डॉटेड डॉटेड वाली जो मैंने दिखाई थी आपको, इसकी साइड हमें मालूम हो चुकी है। तो जवानों ये जो ट्रायंगल बनी है ये मेरी हॉरिजेंटल ट्रायंगल थी, मैंने अभी अभी आपको बताया था। और हॉरिजेंटल में फिर वो वर्टिकली गया था, मतलब एक हॉरिजेंटल वाली लाइन थी, एक वर्टिकल वाली लाइन थी और हाइपोटेन्यूज मेरे को कैलकुलेट करना था। और जो हॉरिजेंटल वाली ये डॉटेड लाइन थी 13 है और ये कितनी थी साहब? वर्टिकल में गया था वो 6। तो इट इज द आंसर। कितना आएगा ये? 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 169 प्लस 36। इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 205। इट विल बी द आंसर। क्लियर जवानों? तो ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। 3 डायमेंशन का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको मॉडल की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करी। आई होप समझ आ गया होगा। प्यारे जवानों अगला क्वेश्चन अभी देता हूं, इसको एक बार साफ कर लेता हूं।
हाँ तो जवानों अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे टू फोर्सेस इक्वल टू x एंड 2x न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल। एक पार्टिकल पे दो फोर्स एक्ट करते हैं साहब, एक है x और दूसरा है 2x। मान लो ये F1 फोर्स था x है और जो F2 फोर्स था इट इज 2x न्यूटन में दे रखे। और इफ द फर्स्ट फोर्स बी डबल्ड, मतलब साहब पहले वाले को दोगुना कर दिया, मतलब सिचुएशन बदल दी है, तो इसकी हालत हो चुकी है 2x एंड द सेकेंड इज इंक्रीज बाई 20 न्यूटन, मतलब जो दूसरे की हालत है साहब वो है कि इसकी जो वैल्यू थी इसमें हमने बढ़ोतरी कर दी है 20 की, 20 से हमने इसको इंक्रीज कर दिया है। The direction of the resultant is unaltered. It is the most important point. कहा कि यदि हम इसको दोगुना कर दें लेकिन इसके अंदर 20 ऐड कर दें तो जो डायरेक्शन है साहब, डायरेक्शन भी किसकी, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो अनअल्टर्ड है, मतलब वो अनचेंज्ड है, मतलब साहब वो सेम है। अपने को इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है, मतलब x निकाल लो, फिर ये तो दुगना है ही, कोई खास बात नहीं है, मतलब x की वैल्यू को कैलकुलेट करना बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं आपको करा रहा हूं। तो कर लिया होगा आपने, करवाना शुरू करो। तो प्यारे जवानों पहले इस तरह के हालात में बेटर है कि आप फिगर बना ले, मजा आएगा आपको। तो भाई साहब हमने यहां पर लिख दिया है ये F1 हमने लिखा और साहब इस डायरेक्शन में था साहब F2। डायग्राम को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए F1 को थोड़ा छोटा ले लो, F2 को थोड़ा सा बड़ा ले लो, क्योंकि वैल्यूज इस तरह की ही है। और भाई साहब इसके पैरेलल यहां लाइन खींच दो और इसके पैरेलल यहां पर लाइन खींच दो। प्यारे जवानों यहां पर ये जो रिजल्टेंट आया है, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन मैंने यहां दिखा दी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो बेस वाला फोर्स था इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल अल्फा है। भाई साहब ये एंगल अल्फा है, ये F1 है, ये F2 है। मेरे प्यारे और बहुत ही बहादुर जवानों यहां पर हम आसानी से एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं और वो है डायरेक्शन। तो साहब इसकी जो डायरेक्शन दी है उसने क्या होगी, यहां पर हम लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, जो भी फोर्स था नेट, मान लो F फोर्स था, नेट फोर्स था, तो F वेक्टर की जो डायरेक्शन लिखी जाएगी टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालने यदि हम, तो वो कितनी आएगी, B मतलब 2x इंटू साइन, इन दोनों के बीच का जो भी एंगल था लेट अस से थीटा, डिवाइडेड बाई a प्लस b, तो भाई साहब x प्लस 2x इंटू कॉस थीटा। ये है इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना हमने इन दोनों के बीच का एंगल थीटा माना है। अब उसने जब सिचुएशन को बदला, जब उसने कहा कि F1 की वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, मतलब ये हो चुका है F1 डैश और साहब ये हो चुका है F2 डैश। इंटरेस्टिंग बात क्या है, एंगल अब भी अनचेंज्ड है थीटा, और साथ ही साथ में इन दोनों से मिलने वाला रिजल्टेंट जो है साहब उसकी डायरेक्शन नहीं बदली है। उसकी वैल्यू के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, हमें मालूम नहीं क्या वैल्यू थी उसकी, लेकिन डायरेक्शन सेम है साहब, मतलब F डैश जो है नेट फोर्स, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली बदल जाए, लेकिन उसने डायरेक्शन की मेन चर्चा करी कि साहब डायरेक्शन नहीं बदली है, मतलब इसका नीचे वाली डायरेक्शन के साथ जो एंगल अल्फा था अब भी एंगल अल्फा ही है। तो अब इस नई हालात में आप यदि पुट करना चाहोगे, डायरेक्शन के लिए टेंजेंट अल्फा निकालना चाहोगे, तो वो आएगा b मतलब F2 डैश, वो क्या था 2x प्लस 20 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई a इज व्हाट 2x प्लस b is what 2x plus 20 into cos theta. It is equation number 2। और मेरे प्यारे जवानों यदि हम इन दोनों को ध्यान से देखें साहब, ये भी टेंजेंट अल्फा, ये भी टेंजेंट अल्फा, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 एक दूसरे को कंपेयर करें यदि हम, तो साहब 2x जमा 20 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2x plus 20 into cos theta, it comes out to be equal to 2x into sin theta divided by x plus 2x into cos theta। cos sin theta से sin theta चला जाएगा भाई साहब,
ये मत काट देना यार, कभी cos थीटा से cos थीटा निपटाए दो, हाँ ऐसा नहीं करना है। हाँ x चला जाएगा, ऊपर वाले से x कॉमन ले लो, नीचे से भी x कॉमन आ जाएगा तो वो यहां से कट जाएगा। कुल मिलाकर जो यहां पर वैल्यू बची वो बची है 2 और नीचे क्या बच गया है 1 + 2 cos थीटा। क्लियर है। और इस डायरेक्शन में क्या बचा साहब 2x + 20 sin थीटा कट चुका है, डिवाइडेड बाय यहां पर भाई साहब x भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये टर्म बिना x वाली है, तो 2x + 20 इंटू cos थीटा। भाई एक चीज का ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट में ही रहने देना, ठीक है ना। कभी आप इसको ऐसे ही शॉर्ट में लिख दें फिर ये कुछ और ही बन जाएगा। तो मेरे प्यारे जवानों अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा इधर जगह बना के इसको सोल्व करता हूं। हाँ तो प्यारे जवानों अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, यदि 1 से करेंगे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा 2x + 20 प्लस फिर अगली टर्म से करेंगे तो 2 को करेंगे तो 4x इंटू cos थीटा, क्लियर है, प्लस 20 दूनी 40 cos थीटा। ये तो भाई साहब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वो अभी इसको इससे कर रहा हूं, थोड़ा जगह की कमी इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं इक्वल टू करके, ठीक है, इक्वल टू। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4x लेकिन cos थीटा भी आएगा साथ में, प्लस 20 दूनी 40 लेकिन cos थीटा भी आएगा साथ में। ये चीज इसके बराबर है, देखो ये टर्म दोनों तरफ है कट जाएगी, ये टर्म दोनों तरफ है कट जाएगी। क्या बच गया मेरे भाई साहब इधर 2x + 20 इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4x। इसका मतलब प्यारे जानो 20 = 2x, इसका मतलब x = 10। तो प्यारे जानो x की वैल्यू 10 आ गई है, 2x निकालोगे तो 20 हो जाएगा, मतलब 2 फोर्स जो थे वो 10 और 20 थे। समझ में आ गया? बहुत इंटरेस्टिंग सी बात थी, बहुत प्यारी सी बात थी, मजा आ गया। देखो कोई खास बात नहीं थी, बस आपको जो गिवन था उसी के हिसाब से अपने को चलना, और हर बार यही करेंगे हम। तो सिचुएशन को बनाना सीखें, उसको इंप्लीमेंट करना सीखें, मजा आएगा। ठीक है, एक बार मैं मिटाता हूं, अगला क्वेश्चन कराता हूं। तो जानो अगला क्वेश्चन लिखिए, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, 29 न्यूटन और 5 न्यूटन, 29 और 5। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तो ग्रेटेस्ट है और ये है स्मॉलेस्ट। भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, वाह मजा आ गया। मतलब यदि हर एक फोर्स को, ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, हर एक को यदि हम 3 से बढ़ा दें, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब यदि हर एक फोर्स को 3 न्यूटन से बढ़ा दें और यदि वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर एक्ट करें, तो जो उन दोनों से बनने वाला नया रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालनी। मैंने शॉर्ट में सारा डेटा यहां लिखा है, आप लोगों को ट्राई करना है, ईमानदारी से ट्राई करना है। भाई साहब दो ही बातें होंगी, या तो आपसे हो जाएगा या फिर बाद में समझ में आ जाएगा। तो नहीं का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, नहीं होता कोई बात नहीं है, समझ में तो आना ही आना है। तो एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। तो ट्राई कर लिया है तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। देखो भाई, मान लो दो फोर्स है, एक फोर्स है साहब ए और दूसरा फोर्स है साहब बी। तो मुझे सिर्फ एक बात बता दो, इन दो फोर्सेस का जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है वो कितना होता है। प्यारे जवानों, जब दो वेक्टर ए और बी हैं तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? जब भाई साहब दोनों एक दूसरे के पैरेलल एक्ट करें तब होती है, और वैल्यू की वैल्यू होती है ए प्लस बी। इसका मतलब इसने ए प्लस बी दे रखा था अपने को 29। और साहब स्मॉलेस्ट कब होती है? जब दोनों घटते हैं। इसका मतलब साहब a माइनस बी की जो वैल्यू है वो होती है 5।
प्यारे जवानों, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, जी हम यहां b-a करें तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं यहां केस 1 ले लेता हूं, मैं पहला केस ले लेता हूं कि a बड़ा है b से, लेकिन क्योंकि फाइनल आंसर में रिजल्टेंट पूछा है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम b को बड़ा मान के सोल्व कर लेंगे तो भी। तो पहला केस मैं कराऊंगा, दूसरा आपको खुद करना है। मैं a को बड़ा मान रहा हूं तो a-b लिख दिया, आप b को बड़ा मानेंगे तो आप b-a लिख देंगे, बस। अब भाई साहब इन दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो प्यारे जवानों 2a बराबर में 34, इसका मतलब a इक्वल टू 17, इसका मतलब साहब b की जो वैल्यू आएगी, b की वैल्यू इसमें हम रख दें तो b की वैल्यू आ जाएगी 29 में से 17 घटाए दो, आंसर आ जाएगा 12। लेकिन अपने से तो a और b की वैल्यू पूछी ही नहीं। अपने से क्या पूछा था? अपने से पूछा था भाई साहब कि यदि हर एक को 3 न्यूटन से बढ़ा दें, मतलब एक नया फोर्स पैदा हो गया a डैश, जिसकी वैल्यू हो गई है 20, 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20। ऐसे ही यूनिट नहीं लिख रहा हूं, आप समझदार हैं, लिख ही लेंगे। इसमें भी जोड़ देंगे 3 तो 12 और 3 15। अब कहता है कि यदि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री होगा तो साहब अब जो रिजल्टेंट आना है वो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 400 प्लस b स्क्वायर मतलब 225 प्लस 2a1a2 cos थीटा वाली जो टर्म होती है, 2ab cos थीटा वाली टर्म होती है, वो जीरो हो जाएगी क्योंकि थीटा 90 डिग्री है तो जीरो। और ये साहब इसको सॉल्व करेंगे 625 का स्क्वायर रूट, कुल मिला के आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है। अब भाई साहब केस नंबर 2 आप खुद कर लेना। आप क्या करोगे, यहाँ a प्लस b की, चलो मैं लिख देता हूं जल्दी से, ये हो जाएगा b माइनस a, ये 29 से 5 आप सॉल्व करेंगे तो 2b बराबर 34, b बराबर 17। अब की बार b 17 हो गया तो साहब a की वैल्यू कितनी हो चुकी है 12। अंतर कहां पे आया, इनकी वैल्यूज पे अंतर आया। लेकिन रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप पहले 400 में 225 जोड़े या 225 में 400 जोड़े, बात तो है कि तो फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो केस फर्स्ट ये था, केस सेकंड ये भी मैंने करा दिया। मैंने बोला था आप लोग करेंगे लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने खुद ही करा दिया है ना। तो घबराना नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, कई बार वो थोड़ा स्मार्ट बनेगा। क्या करेगा, वो कहेगा यदि ऐसा ऐसा था तो a डिवाइडेड बाई b का रेशियो निकालो। अब भाई दोनों केस लेने जरूरी हैं क्योंकि a और b की वैल्यूज तो फिर अफेक्ट हो ही रही है ना। a बड़ा है b से या b बड़ा है a से, तो दोनों की वैल्यूज में अंतर आया है। ठीक है, हालांकि इंटरचेंज हुई है लेकिन रेशियो तो बदल जाएगा, वैल्यूज पूछे तो भी बदल जाएंगी, तो दोनों केस कंसिडर करेंगे। और भाई साहब इस केस में रिजल्टेंट पूछा था तो उसमें कोई खास बात नहीं थी। तो प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो इसको मैं एक बार साफ करता हूं, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। हाँ तो जवानों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ध्यान से लिखना, एक एक वर्ड काम का है। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। 18 न्यूटन, 18 न्यूटन क्या दे रखा है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हल्के में ना ले इसको। इट इज 18 न्यूटन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। और उनका जो रिजल्टेंट है वो है साहब 12 न्यूटन। यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, आप समझदार हैं। इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अब की बार क्या दे रखा है बताओ, थीटा दे रखा है कि अल्फा दे रखा है, अल्फा। इट इज 90 डिग्री, किसके साथ है, विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। जो छोटा है ना, छोटा फोर्स है, उसके साथ जो एंगल दे रखा है साहब, ये दे रखा है अपने को 90 डिग्री। और अपने से क्या पूछा है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, इस तरह के क्वेश्चन वाह, मतलब फ्री के नंबर हैं। इतने आसान क्वेश्चन है कि सब कुछ तो गिवन है, बस उनको सोल्व करना है, कुछ नहीं बचा। तो भाई साहब खुद ही सोचो, मान लो हमारे पास दो फोर्स है साहब, एक A है स्मॉलर वाला और दूसरे वाला B है। क्लियर है? तो यहां पर जो पहली लाइन दी इसने, उसने कहा कि A और B को नॉर्मली जोड़ दो। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, वेक्टर की तरह से नहीं जोड़ना, नॉर्मली जोड़ना है। मतलब यदि A जमा B है तो साहब A जमा B की वैल्यू उसने दे रखी है 18।
लेकिन इन दोनों के रिजल्टेंट की जो वैल्यू दे रखी है वो आर दे रखी है 12। इसका मतलब साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू आर का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये दे रखा अपने को 144। भाई साहब आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। लेकिन एक बात उसने और दी है जवानों, देखो ना तो हमें थीटा मालूम है, ना हमें ए मालूम है, ना हमें बी मालूम है, तो अननोन कितने हैं? 3। भाई जितने अननोन है ना उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, तभी सोल्व हो सकता है मैथमेटिक्स में, नहीं तो सोल्व ही नहीं होगा। तो भाई साहब अननोन 3 है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, 2 तो बन गए, एक इक्वेशन और है, वो कौन सी है? ये रही। लेकिन इसके लिए मैं पहले चित्र बनवाऊंगा आपको। तो भाई साहब हमने यहां पर बनाया, सबसे पहले मान लो छोटा था ए, साहब इधर हमने लिख दिया बी को, साहब इन दोनों के बीच में एंगल था थीटा, साहब इसके पैरेलल यहां पर लाइन खींच दो, साहब इसके पैरेलल यहां पे लाइन खींच दो, साहब यहां से लाइन चली जाएगी, साहब ये रिजल्टेंट आ जाएगा, और साहब ये एंगल आ जाएगा अल्फा। और साहब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसने कहा है ये एंगल 90 डिग्री है। अब अपने को तो ये 90 नहीं दिख रहा है, अब हमें क्या मालूम था कि साहब 90 पे बनाना है, तो इस वजह से इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है, तो डायग्राम ऐसा इनकरेक्ट है। अब क्या करें साहब? कोई बात नहीं है, बेसिकली इसने डायग्राम पूछा नहीं था, ऑब्जेक्टिव के लिए तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप टेक्निकली शुद्ध रहें इसके लिए जरूरी है कि आपको मालूम है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो छोटे वाले के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो पहले यही बनाए आप। पहले ये ए लिखा, ये रिजल्टेंट लिखा, और ये एंगल लिख दिया हमने 90। और आपको मालूम है कि ये डायगोनल होना चाहिए पैरेललोग्राम का। इसका मतलब साहब सीधी सीधी बात है, देखो ना, जब ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो कैसे हुआ? यहां से एक लाइन रिजल्टेंट तक गई है, तो यहां से एक लाइन रिजल्टेंट तक गई है, और इसी के पैरेलल यहां पे खींच दो साहब, इसी के पैरेलल थोड़ा खींचने की कोशिश करोगे, इसी के पैरेलल यहां पे बनने की कोशिश होगी, तो अपने आप ही बात बन जाएगी। ये जो है साहब ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये राइट फिगर है, राइट इसका डायग्राम है, ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब यहां पर अब देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूं फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी समझ को दिखाता है वो, तो ये बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप फ्लो में बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, फिर आपको ध्यान है अरे तो 90 डिग्री था, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमेरिकल में हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आपकी समझ जो है ना वो इसी से सही होगी, ठीक है ना। तो ये अच्छा लगेगा, सब्जेक्टिव है। तो अब भाई साहब यहां पर आप डायरेक्शन के लिए लगाएंगे टेंजेंट अल्फा इक्वल टू, याद होगा ये एंगल अल्फा होता है, तो इधर से शुरू करते हैं हम, b इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू कॉस थीटा। अब जवानों इंटरेस्टिंग बात, जब जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा प्यारे जवानों ध्यान रखना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे जवानों a जमा बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। इसका मतलब प्यारे जवानों a इक्वल टू क्या होना चाहिए? b कॉस थीटा का नेगेटिव, या हम कहते हैं b कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a का नेगेटिव। आप कहोगे जी इसका क्या करें? अरे 3 इक्वेशन बन गई, बहुत काम की चीज है। यहां पर ये देखो b cos थीटा दिखाई दे रहा होगा, इस b cos थीटा की जगह माइनस का a पुट कर दो। जैसे ही इसमें माइनस का a पुट करोगे तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2a। अब देखो ये माइनस तो मैंने पहले लगा दिया, और a और था और एक इसकी जगह जाएगा, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 144। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है भाई साहब? b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर 144। इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर लो, आपको तो मालूम ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए गुणा में b जमा ए, ब्रैकेट के अंदर है सब कुछ। भाई साहब ये b जमा ए या a जमा b तो एक ही बात है, इसको यहां पर पुट कर दो। इसका मतलब b माइनस ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 144 डिवाइडेड बाई इसके नीचे ले जाओगे 18। अब आया होगा समझ में या नहीं आया है? बताई दो, आया है? बहुत बढ़िया है भाई साहब। इसको यदि हम सोल्व करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार इसको काट लो, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 8 आ जाएगा ये। तो कुल मिला के b माइनस ए की वैल्यू आ गई है 8, b प्लस ए की वैल्यू कितनी थी? 18। तो यहां पर लिख दो और साहब सॉल्व कर लो, ये निपट जाएगा। 2b इक्वल टू ये कितना हो गया? 26। इसका मतलब b की वैल्यू आ गई है 13, और b की वैल्यू 13 आते ही प्यारे जानो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5।
तो ये 13 न्यूटन और वो 5 न्यूटन। यूनिट लास्ट में जरूर लिखें, बीच में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ध्यान रहे यहां पर ये डायग्राम जो था ये इनकरेक्ट होगा, थोड़ा सा आप सही बनाएं, ये वाला बनाएं, मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा और प्यारे जान समझ में तो आ ही जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई अच्छे से कि किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है, क्या सर्किट डायग्राम की इंपॉर्टेंस हमारे लिए होती है। तो प्यारे जवानों हंसते मुस्कुराते हुए इसी तरीके से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते रहो, मजा आएगा। एक वीडियो और कराऊंगा, इसमें तो मैंने सिस्टमैटिक न्यूमेरिकल्स कराए, अगले वाले में मैं मिक्स क्वेश्चंस कराने वाला हूं, एडिशन के होंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक वीडियो और है तो वो जरूर देखें, मजा आ जाएगा और फिर आपका ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल रॉक स्ट्रॉन्ग सॉलिड हो जाएगा। तो प्यारे जवानों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें, फिजिक्स पढ़ते रहें। गुड बाय, टेक केयर।